Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNOU. Welcome to session number 93 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU will help in cracking those objective questions. So let's start with the first question of session 93, that is excess fluoride in drinking water is likely to cause. देखो फ्लोरीन क्या है, लाइक फ्लोरीन इज जैसे फ्लोरीन इट इज राइमिंग विद क्लोरीन. क्लोरीन हम अपने पानी में ऐड करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, हमारे पीने के पानी में, हमारे नहाने के पानी में. इवन लाइक जब आप स्विमिंग पूल की बात करते हो, ठीक है, स्विमिंग पूल के पानी में भी, स्विमिंग वाटर में भी आपका क्लोरीन ऐड होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट. लेकिन फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन आपके पानी में होता है, एड डेलिबरेटली, इंटेंशनली ऐड होता है आपके ड्रिंकिंग वाटर में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज. आपके दांतों में कैविटीज ना हो, आपके दांतों की कैरीज के लिए फ्लोरीन आपके पानी में होता है. बट इसकी एक परमिसिबल लिमिट है, दैट इज 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन. लेकिन उससे ज्यादा अगर हो जाती है तो फ्लोरीन जो है वो क्या करती है, वो हमें अफेक्ट करने लग जाती है अगर फ्लोरीन आपके पानी में ज्यादा है. तो आपको बताना है कि अगर एक्सेस फ्लोराइड है आपके ड्रिंकिंग वाटर में तो उससे क्या होता है. दैट इफेक्ट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस, चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर या इंटेस्टिनल इरिटेशन. सो ये नाम से हमें दिख रहा है बी आंसर है फ्लोरोसिस. फ्लोरोसिस बेसिकली इट इज अ सिचुएशन जब आपके, या कंडीशन जब आपके जो टीथ हैं वो जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है ऐसे दिखने स्टार्ट हो जाती है. सो देयर आर येलो और ब्राउन स्पॉट्स, स्पेकल्स ऑन योर टीथ. ठीक है, और ये नॉर्मली ये जो फ्लोरीन का इम्पैक्ट होता है ये अर्ली एज में होता है. व्हेन योर टीथ्स, जो आपके जो परमानेंट टीथ है, दे स्टार्ट डेवलपिंग एट इन चाइल्डहुड में ही. आपके जब टीथ, परमानेंट टीथ स्टार्ट डेवलपिंग, उसी टाइम पे फ्लोरीन का अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, मोर देन द परमिसिबल लिमिट दैट इज 1 ppm, तो आपको फ्लोरोसिस होने के चांसेस है. ठीक है, फ्लोरोसिस जो है, एक तो टीथ फ्लोरोसिस जो हम बोल रहे हैं, इट कैन बी स्केलेटल फ्लोरोसिस ऑल्सो. स्केलेटल फ्लोरोसिस मीन्स आपकी जो बोन्स हैं उनकी डिफॉर्मिटीज हो जाती है, वो डीफॉर्म हो जाती है, लाइक वो कर्व्ड दिखने लग जाती हैं. दिस इज सपोज योर लेग, सो लेग आपकी ऐसे कर्व दिखने लग जाती है. या फिर आपकी बोन्स और जॉइंट्स पे परमानेंट पेन है, सो दैट इज ऑल्सो स्केलेटल फ्लोरोसिस. ठीक है, अगर हम ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें, ये क्या है? सो ब्लू बेबी सिंड्रोम नॉर्मली ये न्यू बॉर्न बेबीज या बहुत छोटे बच्चों में है. सो दिस इज बिकॉज जब हम न्यू बॉर्न बेबी को या छोटे बच्चों को फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हैं एंड वो उस पानी से बना रहे हैं फॉर्मूला, उसका जो मिल्क है जिसमें नाइट्रेट्स ज्यादा है. अगर छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, उनका नाइट्रेट्स के पानी, ऐसे पानी में के साथ उनका एक्सपोजर हो जाता है जिसमें नाइट्रेट्स एक्सेस में है, तो उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस हैं. अब ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज मिथ हेमोग्लोबिनीमिया. ठीक है, जिसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब आपका नाइट्रेट्स का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, दे अफेक्ट द अबिलिटी ऑफ आरबीसीज टू कैरी ऑक्सीजन. तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि नाइट्रेट्स क्या कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल की एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिससे बॉडी जो है जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही वहां से ब्लू दिखनी स्टार्ट हो जाती है. सो इसको मिथ हेमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम. So blue baby syndrome is because of the presence of excess of nitrates in water. However, fluorosis is because of the presence of excess fluoride in water, and fluoride sometimes a limit of 1 ppm of fluoride is required in order to prevent dental cavities. But if our exposure is more than 1 ppm, then we may experience fluorosis, and it is more common in children जिनकी एज 7 या 8 से कम है. ठीक है, सो चेंज इन टेस्ट, ऑर्डर, इंटेस्टिनल इरिटेशन ये नहीं है. सो आंसर इज बी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स. तो फ्लोराइड पोल्यूशन किसको अफेक्ट करता है? हमने अभी पढ़ा, इधर टीथ को या फिर आपकी बोन्स को. सो ऑप्शंस में है किडनी, ब्रेन, हार्ट या टीथ. सो आंसर इज टीथ, डी. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a non-point source of pollution?
देखो आपके दो तरह के सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, एक है पॉइंट सोर्स, एक है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन आर द स्टेशनरी, जो एक ही जगह पे लोकेटेड है और वहीं से वो पोल्यूशन डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है तो उसी जगह पे लोकेटेड वो पोल्यूशन डिस्चार्ज कर रहे हैं। नॉन पॉइंट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन मतलब जो कहीं पे खड़े नहीं है, लोकेटेड नहीं है, बट वो मूविंग है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फैक्ट्रीज, देखो फैक्ट्रीज आपके हैं, दे आर द पॉइंट सोर्सेज। एक ही जगह पे फैक्ट्री आपकी लोकेटेड है तो वो पानी डिस्चार्ज कर रही है, आपका वेस्ट वाटर, जो बाद में बह के, ठीक है, थ्रू पाइप्स और ड्रेनेज या सीवर्स के थ्रू वो आपके किसी नियर बाय एक्वाटिक बॉडी में ऐड होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, दे आर ऑल्सो स्टेशनरी, वो भी लोकेटेड है। अर्बन एंड सब अर्बन लैंड्स, सो अर्बन एंड सब अर्बन लैंड्स जो हैं, दे आर द नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि अर्बन लैंड से या सब अर्बन लैंड के थ्रू, ठीक है, लैंड में अब आपकी पाइप्स, सीवेज सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू फैक्ट्री से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, वो सारा मिलके आपका क्या करता है, एक्वाटिक वाटर बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। सो अर्बन एंड सब अर्बन लैंड जो हैं, ये आपके नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, क्योंकि अर्बन लैंड या सब अर्बन लैंड ये खुद तो पोल्यूशन नहीं कर रही, बट ये कैरी कर रही है पोल्यूशन थ्रू पाइप्स एंड थ्रू सीवेज, आपका जो सीवेज सीवर्स या पाइप्स के थ्रू ये कैरी कर रही है। ठीक है, सो आंसर इज सी। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर नहीं है। सो मैंने पहले भी बोला, यू हैव टू बी केयरफुल। सो अगर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन में है, इट डजंट मीन कि उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी होगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस। सो आंसर इज सी। सेप्टिक टैंक क्या होते हैं? इट इज एन aerobic attached growth treatment system, an aerobic suspended growth biological treatment system, an anaerobic attached growth biological treatment system, या फिर an aerobic suspended growth treatment system। देखो अगर मैं चारों ऑप्शंस पढ़ रही हूँ ना, इसमें मुझे दो चीजें दिख रही हैं, एरोबिक, एनारोबिक, सस्पेंडेड एंड अटैच्ड। पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अटैच्ड एंड सस्पेंडेड का क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि सपोज मेरे पास एक फिल्म है, बायोफिल्म है, एक फिल्म है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं उस फिल्म के ऊपर से पानी को पास कर रही हूँ, वेस्ट वाटर को। वेस्ट वाटर इज कमिंग इन कंटैक्ट विद दोज माइक्रोब्स जो कि उस बायोफिल्म में है, ठीक है, और वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूटेंट जो भी उस पानी में है। सो दिस इज अटैच्ड, क्योंकि पानी इज लाइक वो उसके ऊपर अटैच्ड है। ठीक है, पानी उस आपने एक बायोफिल्म यूज करी है, सो दैट इज अटैच्ड। ठीक है, अगर मैं सस्पेंडेड की बात करूं, सस्पेंडेड में क्या है, उसमें माइक्रोब्स आर नॉट अटैच्ड ऑन बायोफिल्म, माइक्रोब्स आर सस्पेंडेड इन वाटर, जो कि धीरे धीरे आपके पानी को क्या कर रहे हैं, पानी में जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है उनको डिग्रेड कर रहे हैं। सो दे आर सस्पेंडेड। अटैच्ड में दे आर अटैच्ड ऑन अ बायोफिल्म, ऑन अ फिल्म। ठीक है, सो सेप्टिक टैंक्स बेसिकली क्या है, ये अंडरग्राउंड आपके हम लोग बनाते हैं सेप्टिक टैंक्स। ये सीमेंट के भी हो सकते हैं, ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, फाइबर के भी हो सकते हैं, जिसमें क्या है कि आपका वेस्ट वाटर हम डाल देते हैं इधर फ्रॉम योर डोमेस्टिक, ये किचन से हो सकता है। ठीक है, सो वो आपके जो वेस्ट वाटर है हम उसको उसमें डालते हैं। सो धीरे धीरे विद द टाइम, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके जो माइक्रोब्स हैं या मतलब धीरे धीरे माइक्रोब्स के थ्रू वो क्या हो रहा है, आपका जो आप कह लो कि एनारोबिक कंडीशंस में जो आपके पॉल्यूटेंट हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें सेप्टिक टैंक में क्या हो रहा है, जो स्लज है वो धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर आपके जो फ्लोटिंग कंपोनेंट्स है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, सो सेप्टिक टैंक बेसिकली इसमें तीन चीजें हो रही हैं, स्लज सेटल डाउन कर रहा है, फ्लोटिंग मटेरियल फ्लोट कर रहे हैं, और आपका कुछ पॉल्यूटेंट जो वो डिग्रेड भी हो रहा है बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स। सो इट इज अ एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये सस्पेंडेड ग्रोथ है और ये एनारोबिक प्रोसेस है। आंसर इज डी। एनारोबिक अटैच्ड नहीं है, सो इट इज सस्पेंडेड। यस, सो आंसर इज डी। Then disease caused by eating fish inhabiting mercury contaminated water is, मतलब अगर कोई ऐसे फिश को खाता है, ठीक है, जो कि मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर में रह रही थी, ठीक है, सो उसको, उस पर्सन को क्या हो सकता है, कौन सी डिजीज हो सकती है? ऑप्शंस आर ब्राइट डिजीज, हिरोशिमा एपिसोड,
मिनामाता डिजीज, ऑस्ट्रियो स्क्लेरोसिस, ठीक है। अगर हम बात करें ब्राइट डिजीज, फॉर श्योर ये दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट की वजह से नहीं है। हिरोशिमा एपिसोड जो है, दिस इज न्यूक्लियर बॉम्ब एपिसोड। ऑस्ट्रियोस्क्लेरोसिस जो है, इट इज मोर ऑफ रिलेटेड विद बोन्स, हाई डेंसिटी ऑफ बोन्स एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स। सो आंसर इज मिनामाता डिजीज। देखो ये जो मिनामाता नाम कहाँ से आया? बैक इन 1965 देयर वाज अ बे मिनामाता इन जापान। सो उस बे के पास देयर वाज अ फैक्ट्री जहां से मर्करी निकलता था, मर्करी डिस्चार्ज होता था जिसके वेस्ट वाटर में, एंड दैट वेस्ट वाटर विच वाज कैरिंग मर्करी, वो आपका मिनामाता बे में जाता था। तो पानी में मर्करी आई, बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शंस मर्करी कन्वर्ट होगी मिथाइल मर्करी में। मिथाइल मर्करी का जो पानी था वो फिश के अंदर गया, मतलब फिश के अंदर मिथाइल मर्करी गई। सो जिन लोगों ने खाया ऐसे फिश को जो कि मिथाइल मर्करी वाले पानी में इनहेबिट कर रही थी, सो उन लोगों पे ऑब्वियसली मिथाइल मर्करी का इम्पैक्ट हुआ, और मिथाइल मर्करी डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है ब्रेन पे, ठीक है। सो मतलब ऑब्वियसली इसका जो एंड रिजल्ट था वो डेथ था, बट वेरी फ्यू पीपल दे सर्वाइव्ड जो इसके कंटैक्ट में आए। सो वेरी फ्यू पीपल दे सर्वाइव बिकॉज ऑफ द मिनामाता एपिसोड या मिनामाता डिजीज, ठीक है। सो मिनामाता नाम वहां से आया बिकॉज ऑफ द मिनामाता वे। लेकिन जनरली अगर आपको क्वेश्चन आए कि मर्करी के कारण कौन सी डिजीज होती है या मिथाइल मर्करी के कारण कौन सी डिजीज है, दैट इज मिनामाता डिजीज। अब देखो मर्करी एज सच इज नॉट एट ऑल टॉक्सिक, इतनी टॉक्सिक नहीं है मर्करी जितनी उसकी एक स्पीशी टॉक्सिक है, दैट इज मिथाइल मर्करी, ठीक है। सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको क्वेश्चन में आए, आपके पास ऑप्शंस हो कि मिनामाता डिजीज किस किस कारण है, ऑप्शंस आर मर्करी या मिथाइल मर्करी, देन यू हैव टू टिक मिथाइल मर्करी, क्योंकि मिथाइल मर्करी इज टॉक्सिक जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द मिनामाता डिजीज, ठीक है। So answer is C. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes. We are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are helping in completing and submitting the assignments for career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can contact on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.